अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के मौज़ूआत। नून लीग का लाहौर और लोधरा में ट्रिब्यूनल फैसलों पर अवामी अदालत में जाने का फैसला। परवेज रशीद कहते हैं कि इमरान खान और जहांगीर तरीन को इंतखाब लड़ना पड़ेगा, फरार नहीं होने देंगे। क्या कप्तान नून लीग का चैलेंज कबूल करेंगे या मौजूदा इलेक्शन कमीशन के जेर इंतजाम इंतखाबात का बॉयकॉट करेंगे? दहशतगर्दों की माली मुआवनत, चाइना कटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में डॉक्टर आसिम हुसैन को 90 रोज के लिए रेंजर्स की तहवील में दे दिया गया। एंटी करप्शन कोर्ट का यूसुफ रजा गिलानी और अमीन फहीम की गिरफ्तारी का हुक्म। खुर्शीद शाह फट पड़े, कहते हैं जो हो रहा है सिर्फ सिंध में हो रहा है, जरदारी पर हाथ डाला गया तो फिर जंग होगी। बलोच चाहें तो आजाद बलोचिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदारी पर तैयार हैं। नाराज बलोच रहनुमा और नवाब अकबर बुख्ती के पोते बरहमदाग बुख्ती की जानिब से अहम ऐलान। नाराज बलोचों से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती वफ्द जल्द लंदन और स्विट्जरलैंड जाएगा। चौधरी निसार अली खान की लंदन में बरतानवी हुक्काम से अहम मुलाकातें। तो शामी साहब, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद यूं लगा जैसे सियासत की जो रिवायती गर्मा गर्मी उस पर बर्फ पड़ चुकी है, लेकिन अब फिर से पारा जो है वो 50 डिग्री तक जा पहुंचा है और वही हंगामा खेज बयान सामने आ रहे हैं। नून लीग ने पेशकश कर दी है कि जनाब हम स्टे नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं अवाम की अदालत में और इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन को अब ये इलेक्शन लड़ना होगा, फरार नहीं इख्तियार करने देंगे। आज नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग की कोर कमेटी जो है उसका इजलास बुलाया था, तो उसके बाद परवेज रशीद साहब ने ये ऐलान कर दिया। यानी कल तक जो खबर थी, हाँ जी, अब वो हकीकत के रूप में सामने आता है। ऐसा ही। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2 हलकों में चैलेंज कबूल किया गया है। हाँ, ख्वाजा साहब वाले हल्के के जिक्र, ख्वाजा साद रफीक का हल्का जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि क्योंकि ख्वाजा साहब अदालत में जा चुके हैं और उनको हुक्म इम्तनाई मिल चुका है और वो खुद मुल्क से बाहर भी हैं, इसलिए उनका हल्का जो है उसमें इलेक्शन नहीं होगा फौरी तौर पर, मगर 2 हल्के जो हैं उनमें तबले जंग बजा दिया जाएगा, 154 और 122। अब वो जो सद्दीक बलोच साहब हैं लोधरा के, हाँ जी, उनको तो ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है जाली डिग्री के इल्जाम में। गोया अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे। ठीक, यानी उन्हें सबसे पहले तो सद्देबाब करना है जाली डिग्री वाले मामले का। यानी इसलिए अगर वो मुकदमा लड़ सकते हैं या समझते हैं कि उनको कोई रिलीफ मिल सकती है, तो वो अगर नहीं मिलेगी तो फिर उनकी नाअहली तो पक्की हो गई, वो तो नहीं लड़ सकेंगे। अगरचे कि उन्होंने ये बात कही कि मैं पार्टी के फैसले का पाबंद हूं और पार्टी कहेगी तो मैं नाअहली का तौक भी गले पे पहन लूंगा उम्र भर के लिए। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ इस एक नुक्ते पर अपील पे चले जाए, जाली डिग्री वाले में, हाँ, और स्टे ना मांगे। एक बात। दूसरी बात यह हो सकती है कि हुकूमत कोई लेजिस्लेशन कर दे, कानून बना दे। देखिए, ताहयात किसी भी अल्जाम में ताहयात जो नाअहली है वो बहुत सख्त सजा है। आप कहते हैं कि इसमें कोई रिलैक्सेशन होनी चाहिए? देखिए, आमतौर पर होता यह है कि 7 साल के लिए आप नाअहल हो जाते हैं, आप 8 साल के लिए नाअहल होते हैं। जब कोई अखलाकी किसी जुर्म में आपको कैद होती है या कोई और की सजा होती है, ये ताहयात जो सजा है ना, ये कोई हमारे मजाज से और हमारी वैल्यूज से कोई लगा नहीं खाती। ठीक, आपने परवेज रशीद साहब का जिक्र किया था, तो मैं चाहता हूँ गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले जरा ये देख लें कि आज उन्होंने किस अंदाज में इमरान खान साहब को मुखातिब किया। 30 साल जाया करने के बाद इमरान खान साहब, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंतखाब नहीं लड़ूंगा लाहौर से। आपको इंतखाब लड़ना पड़ेगा, आपको भागने नहीं देंगे
और जहांगीर तरीन को भी लड़ना पड़ेगा, जहांगीर तरीन को भी नहीं भागने देंगे। कोई बहाना इलेक्शन कमीशन का नहीं चलेगा। इस इलेक्शन कमीशन के तहत आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में हिस्सा लिया है, यहां भी आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। बहाने साजी नहीं चलेगी। हम रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अदालतों से रुजू जरूर करेंगे ताकि रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए, लेकिन इंतखाबात के लिए स्टे ऑर्डर नहीं मांगेंगे। इंतखाब में हिस्सा लेंगे, इंशाअल्लाह ताला कानूनी मैदान में भी कामयाबी मिलेगी और अवामी मैदान में भी कामयाबी मिलेगी। दोनों मैदानों में इमरान खान साहब को सबक सिखाएंगे। इमरान खान साहब कल से कह रहे हैं कि हैट्रिक हो गई। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो हमने फैसला किया है उससे सरदार एयाज सादिक साहब अल्लाह ताला की मेहरबानी से इमरान खान से इलेक्शन जीतने की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे, क्योंकि वो 2 दफ़ा उन्हें पहले इंतखाबी अमल में शिकस्त दे चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक थर्ड एम्पायर को जानती है। इमरान वो थर्ड एम्पायर अवाम में उनका इशारा इस जानिब था। शामी साहब, अब क्या इमरान खान साहब अच्छा, इससे एक बात तो वादे हो गई ना कि अपील होगी, यानी सदीक बलोच साहब अपनी डिग्री के लिए जा सकेंगे और जो अयाज सादिक साहब हैं उनको कॉस्ट भी डाली है ना, कोई 20-22 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा, यानी वो अदा करें वकीलों का खर्चा फरीक मुखालिफ के, तो वो इस पर भी अदालत में जा सकेंगे कि मुझे कॉस्ट ना डाली जाए। ठीक, वो जो परवेज साहब के रिकॉर्ड की दुरुस्ती की ना, हाँ, तो वो मगर जाके वहां हुक्म इम्तनाई नहीं मांगेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। तो परवेज रशीद साहब की जो आवाज मैंने सुनी, अगर उनकी शक्ल ना देखता तो मुझे आवाज उनकी ऐसा लगता था वो खुद नहीं बोल रहे, यानी वो तो धीमे लहजे के बोलने के आदमी है। उनके अंदर का जो स्टूडेंट लीडर है वो बेदार हो गया है और वो कोई लहजा जो है बहुत 40-45 साल पहले का वो लहजा उनका मालूम हो रहा था। तो ये लहजा उनके पिछले 2-4 रोज से महसूस हो रहा है। नहीं, मगर आज तो इंतहा पे था, ज्यादा गनगरज है। और बाकी हसन इकबाल साहब तो अपने धीमे थे वैसे, लेकिन एक नुक्ता वो निकाल के लाए कि हैट्रिक मुकम्मल हम करेंगे। लेकिन जो भी हो, देखिए अब पीटीआई के यानी कोर्ट में उन्होंने गेंद डाल दी है। अब इसी पे मेरा सवाल था सर आपसे। अब पीटीआई की तरफ से एक तो ये कहा जा रहा है कि हम मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है उसके तहत इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। एक बात उड़ती सी बात है, ठीक है, और इस मामले में उनकी अभी पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत जारी है। ठीक, और पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि जिस सिंध में सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी अब कोई पीटीआई के करीब होना चाहती है, किसी तरीके से कोई अलायंस बने। और इंडिया भी दे दिया पीपल्स पार्टी ने कोई अवामी मुहिम चलाने, यानी उनको वहां कुछ अपोजिशन में जो अपोजिशन की सफे हैं उनको दुरुस्त करें, ये पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी। ठीक है, लेकिन बड़ी मुश्किल बात यह हो जाती है किसी सियासी जमात के लिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा न ले। ये इलेक्शन कमीशन है, ये खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करा चुका है बल्दियाती, ये सारे इंतखाबात कौमी भी उसने अभी कराए हैं, तमाम जो बाई इलेक्शन हुए पीटीआई ने हिस्सा भी लिया उन्होंने। और दूसरी बात ये कि अगर ये इलेक्शन कमीशन के अरकान इससे मुस्ताफी हो जाए या कोई ऐसी सूरत पैदा हो, कोई तरमीम आ जाए दस्तूर में, तो फिर सवाल पैदा होगा कि मौजूदा हालात में क्या आसानी से नए अरकान पर इत्तफाक हो जाएगा? क्या खुर्शीद शाह साहब और इमरान खान साहब मिलकर और यानी ऐसे नाम तजवीज कर सकेंगे जिससे मुस्लिम लीग नून को भी कबूल हो, यानी मुत्तफिका कोई, यानी असल में जो कानूनी इस्तेहकाक है वो तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का होगा। ठीक है, अपोजिशन का गवर्नमेंट। सियासी इस्तेहकाक जो है वो साबित कर दिया है जनाब पीटीआई ने भी अपना। तो क्या ये मुसल्लस जो है इसमें 3 मुर्गों, कहते 3 मुल्लाओं में मुर्गी हराम होगी, तो यहाँ तो फिर उसका क्या बनेगा? 2 मुल्ला जो है वही यानी काम नहीं चलने देते। तो ये बड़े सवालात हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब इंतखाबात का अगर ऐलान कर रही है मुस्लिम लीग, तो फिर पीटीआई को ये चैलेंज कबूल करते ही बनेगी। ठीक है, चैलेंज पीटीआई को कबूल करना ही पड़ेगा, यही मशवरा है शामी साहब का भी। लेकिन सवाल वो बीच में मशवरा नहीं है मेरा, अच्छा मेरा अंदाजा है कि करना पड़ेगा, और क्या तरीका है। और ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी सूरत होती है तो क्या इमरान खान साहब पिंडी की NH-56 की सीट छोड़कर NH-122 में याद सादिक साहब के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या नहीं? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग ने अवामी अदालत से रुजू करने का फैसला किया है और परवेज शीर साहब ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब को फरार नहीं होने देंगे, उन्हें इंतखाब लड़ना होगा। क्या इमरान खान साहब पिंडी की सीट छोड़कर लाहौर में इंतखाब लड़ेंगे या नहीं? शामी साहब का तबसरा भी बाकी, और शफकत महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे भी बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। शफकत साहब, आपका क्या ख्याल है, तहरीक इंसाफ क्या फैसला करेगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तो ऐलान कर दिया कि हम इंतखाब लड़ेंगे मैदान में आकर। बड़ा खुश है कि उन्होंने फैसला किया। हम तो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से अपने जो हमने कहा कि स्टे ऑर्डर जो हुए हैं ये खत्म हो, ताकि बाद की अदालत में जाए जाए इलेक्शन लड़के, और इसमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये जो 4 के दरमियान है इनके होते हुए 1% लोगों को आएगा इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि पोलिटिकल पार्टीज में वो वहां जाने से गोया आपने भी कमर कस ली है। जी शामी साहब, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम तो चाहते हैं कि ये तो हम समझते हैं कि उन्होंने शो कर दिया कि इलेक्शन सही नहीं था। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार। ठीक है शफकत साहब, तो क्या इम्कानात हैं? इमरान खान साहब को कह रहे हैं परवेज शीर साहब कि आप खुद आए लाहौर से इलेक्शन लड़ें। इमरान खान साहब ऑलरेडी एमएलए हैं, वो उनको पहले की जरूरत नहीं है हमारे, इनको तो हर हमारे जो मेंबर हैं जो इलेक्शन लड़े वो इमरान खान साहब के आंसू नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज तो हम सही तौर पर नहीं सुन रहे, लेकिन पैगाम आपका कन्वे हमें हो गया। आवाज कुछ गड़बड़ हो रही थी। लड़ें जनाब। मतलब ये था, देखें, ये तो आप मजबूर नहीं कर सकते ना कि इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़े, या तो फिर एक दंगल करा दिया जाए इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का, एक हल्के में मुकाबला करा दिया जाए। मैं इसलिए कह रहा था कि वो बात आपकी ठीक है, लेकिन असल में इस हल्के से लड़े तो थे ना। नहीं, वो तो अब एमएनए है ना, उन्होंने खुद भी पहले दिन कह दिया था कि मैं कोई और अपना पट्टा जो है खड़ा कर दूंगा, यानी अब्दुल अलीम खान साहब। अब्दुल अलीम साहब कोई और, अब चौधरी सरवर साहब का नाम आया था, लेकिन गवर्नर जो है 2 साल पूरे आड़े आ गई, क्योंकि 2 साल पूरे नहीं हुए, इद्दत के दिन पूरे नहीं हुए। खासे माकूल कैंडिडेट होते अगर वो हाँ, अच्छे माकूल कैंडिडेट होते, लेकिन बहरहाल अब ये तो मजबूर नहीं किया जा सकता कि इमरान खान खुद इलेक्शन लड़े, जिसकी मर्जी लड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जनाब, ये जो सिंध से गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मखदूम अमीन फ़हीम साहब, उनके हवाले से भी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के लिए भी 90 रोज़ा रिमांड पर रेंजर्स के हवाले किया गया। शामी साहब, इससे पहले कि हम इस अहम डेवलपमेंट पर तबसरा करें, ये आपसे हम जानें, रिहान हाशमी साहब ब्यूरो चीफ हैं कराची से, वो नज़र रखें इस मामले पर। कामरान खान साहब के शो में भी उन्होंने खबर ब्रेक की थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिहान हाशमी। जी रेहान साहब, ये बताइए कि डॉक्टर आसिम हुसैन को, जी जामी नहीं, डॉक्टर आसिम हुसैन को जो रेंजर्स ने सपोर्ट किया, 90 दिन के लिए रेंजर्स के सपोर्ट हुए हैं, वो किस बुनियाद पर हुए हैं, कौन किस जुर्म में हुए हैं? क्या एफआईए ने उनको पकड़ा है या किसने पकड़ा है? देखें शामी साहब, कल 11:30 बजे करीब जो डॉक्टर आसिम जो हायर एजुकेशन के चेयरमैन भी हैं, दफ्तर में मौजूद थे कि हसास इदारों के कुछ अफसरान और हमारे जराए कहते हैं कि रेंजर्स के कुछ लोग पहुंचे थे, तो उनको साथ ले गए थे और आज उनको अदालत में पेश किया। उन पे चाइना कटिंग समेत दीगर इल्जामात लगाए गए। नहीं आया और ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ बाकायदा तहकीक जी बिल्कुल पीपीओ के तहत पकड़ा गया है, और जो नहायत संगीन जराइम में अफराद होते हैं उनको पकड़ा जाता है। ऐसे जराइम में उनका 90 रोज का रिमांड ली जाता है। अब तहकीकात होंगी, पता चलेगा। लेकिन शामी साहब, सबसे अहम बात है कि जो आर्मी चीफ का कराची का दौरा था, उन्होंने कहा था कि करप्शन के गठजोड़ करने वालों को पकड़ा जाए, और ये पहली कार्रवाई है और बड़ी मछली में लगता है कि अब हाथ डालना शुरू कर दिया है तहकीकाती इदारों ने। और पीपल्स पार्टी काफ़ी इस पे नाला भी है, परेशान भी है और सोच रही है, और बार बार अपने बयानात में देखा भी, शहरी रवान ने भी कहा कि इनको बगैर तफ्तीश के पकड़ा जा रहा है और उनसे तफ्तीश की जाए से पहले ही सीनियर रहनुमाओं को पकड़ा जाता है, तो बड़ी परेशान है पीपल्स पार्टी। लेकिन डॉक्टर आसिम, क्योंकि काफ़ी आप जानते हैं, खुद प्रेसिडेंसी में आप देखते थे डॉक्टर आसिम का आना जाना था, साबिक सदर आसिफ जरारी के जो जब सदर थे उनके दौर में, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर हैं और पीपल्स पार्टी के बारे में काफ़ी राज उनके पास है। ऐसा लगता है कि रेंजर्स एक बड़ी कार्रवाई करेगी और इसके बाद राज तो जितने भी हो सकते हैं उनके पास, लेकिन असल बात यह है कि वो वजीर थे पेट्रोलियम के, उससे रिलेटेड कोई इशू होता जो
वो तो कोई या ओहदेदार नहीं थे सूबाई हुकूमत में कि चाइना कटिंग पे और इस तरीके की या मनी लॉन्ड्रिंग पे उनको पकड़े। कोई बात यानी हलक से नीचे नहीं उतर रही है। नहीं साहब बिल्कुल देखें, जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, ये मुशीर पेट्रोलियम थे, इन्होंने एलएनजी के ठेके दिए, लेकिन चाइना कटिंग की जो इंक्वायरी है उसमें नैब भी कर रहा है, एफआईए मुश्तरका इस पर कार्रवाई कर रही है। वो उसमें ये देख रहे हैं कि जो कराची में जो जमीनें गैर कानूनी तौर पर हासिल गई, उसका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, वो तमाम शवाहिद जमा हैं, तो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि बगैर किसी शवाहिद या किसी उनके पास कोई ऐसे एविडेंस ना हो। नैब भी तहकीकात कर रही थी, इन्होंने जो भर्तियां की थी गैर कानूनी, उसकी तहकीकात भी थी, तो तमाम शवाहिद होंगे तो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई ना। लेकिन सबसे अहम बात यह कि डॉक्टर आसिम की चंद रोज पहले ही आए थे और ऐसा लगता है कि वो लाइन थी कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर ली जाएगी। लंदन में थे, जरदारी साहब के साथ थे, बिल्कुल लंदन गए थे, दुबई में थे, उन्होंने दुबई में आए थे, फिर कराची आए थे। कबल गिरफ्तारी जमानत भी उनकी करार रखी थी उन्होंने। जी बिल्कुल, उनके एक केस में जमानत पे उन्होंने कब्ल गिरफ्तारी करा रखी थी। और कराची में आप देखिए, जब से इंक्वायरी शुरू हुई नैब और एफआईए की, उसमें चीफ सेक्रेटरी ने कल जमानत ली। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं, सूबे के सबसे बड़े अफसर होते हैं, तो उन्होंने भी जमानत कराई। तो सिंध हुकूमत काफी परेशान है जब नैब ने तहकीकात कर रही है, एफआईए कर रही है, और ऐसा लगता है कि इनके घर जो घेरा तंग हो रहा है। अब डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि बड़ी मछलियों के खिलाफ मजीद क्रैकडाउन जल्द शुरू हो जाएगा। तो साथ में आप ये भी बता दें, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अमीन फहीम से के वारंट भी जारी किए गए हैं, ये क्या मामला है? 50 करोड़ रुपए का मामला जिक्र हो रहा है टीडीएपी के हवाले से। नहीं, देखिए जामी 50 करोड़ का मामला नहीं, बल्कि 5 अरब का मामला है। 5 अरब का। अच्छा। आपने देखा था दुनिया कामा खान के साथ, कामा खान साहब ने शो किया था, उसमें बार बार निशानदेही की थी कि 1.5 साल से ये चालान पेश नहीं हो रहे थे। एफआईए परमिशन मांग रही थी कि उनके पास तमाम एविडेंस हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के डिप्टी सेक्रेटरी ने यह बयान दिया था कि वो कैश रकम जमा कराते थे इस्लामाबाद के एक ब्रांच में। उसके बावजूद वफाकी हुकूमत खामोश थी इस केस में। लेकिन जब हमने इसकी निशानदेही की दुनिया न्यूज़ के शो कामा खान के साथ में, उसके बाद वफाकी हुकूमत को होश आया, उसने इजाज़त दी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज बयान दिया कि मेरे खिलाफ मुझे छापा ना मारे, मैं खुद पेश हूँगा। लेकिन दूसरे जो अहम मुलजिम है मखदूम अमीन फहीम, वो लंदन में है, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी 10 सितंबर को से पहले ही अदालत में पेश हो जाएंगे, क्योंकि एफआईए काफ़ी 1.5 साल बाद ही चालान पेश हुए हैं। 12 मुकदमात में, इसमें 6 मुकदमात में वफाकी वज़ीर साबिक तजारत मखदूम अमीन फहीम है, बाकी दीगर मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है। काफ़ी अहम केस है, इसमें तमाम अहम शवाहिद हैं, ईमेल्स हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जो है उसके स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिहान हाशमी। और मजीद इस पर बात करते हैं मुजीबर रहमान शामी साहब से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सारी डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई इंदिया दिया जा रहा है कि एहतजाजी सियासत का भी खुर्शीद शाह साहब भी फट पड़े। वो कहते हैं कि अगर जरदारी साहब पे हाथ डाला गया तो ये जंग का आगाज होगा। और कल भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, वो क्या थी डॉक्टर आसिम के हवाले से, वो पहले देख लीजिए। डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार करना मैं समझता हूँ काबिले मुज़म्मत है। पहले आप उनसे बैठे, इन्वेस्टिगेशन करें, अगर कहीं साबित हो जाए उनके ऊपर जुर्म या करप्शन तो फिर तो आप कर सकते हैं। हुकूमत की मर्जी के बगैर हो रहा है सर, इसमें तो ज़ाहिर है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को शायद वो एतमाद में भी नहीं लेते, और ये स्टेट के अंदर स्टेट कायम करना ये मुल्क के लिए, रियासत के लिए खतरनाक है। कौन कर रहा है? जो भी कर फिर शाम साहब, आज शेरी रहमान साहिबा और कायरा साहब भी मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही क्यों। और दूसरा नुकता वो ये उठाते हैं कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा दहशत गर्दों के खिलाफ रही, इनके खिलाफ हमने कुर्बानियाँ दी इनको ख़त्म करने के लिए। तो फिर पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है कि माली मुआवनत की दहशत गर्दी? देखिए, करप्शन के खिलाफ जो भी इकदाम किया जाए लोग बड़ी खुश दिली से उसका खैर मकदम करते हैं। अभी मुझे भी मुनीर अहमद खान साहब पीपल्स पार्टी के पुराने लीडर हैं, माशाल्लाह बड़ी बगलें बजा रहे हैं और खुश हैं। अच्छा, इस डेवलपमेंट, हाँ जी, गिरफ्तारियां, हाँ जी, और कैप्टन उमैर मियां वो बहुत खुश वो तो हैं और मैसेज आ रहे हैं और बहुत खुशी का आधार किया जा रहा है। लेकिन देखिए एक बात सुने, हर चीज एक कायदे के और ज़ाब्ते के मुताबिक होगी।
ये बात चाहे बुरी लगे, अनपॉपुलर लगे, मैं ये बात करूंगा जरूर। देखिए ये जो डॉक्टर आसिम है, अब इनको जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत पकड़ के अगर रेंजर्स के सपोर्ट किया जाता है, तो ये कोई बात ऐसी नहीं है जिसे आप कहें कि बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अगर नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, मालूम होना चाहिए जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं, इसका मतलब है आप इब्तदाई तहकीकात कर चुके हैं और आपके पास ऐसे शवाहद मौजूद हैं जिससे आप उस शख्स को पकड़ना चाहते हैं। तो फिर वो बताना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए किस ज़ाब्ते के तहत, कायदे के तहत, कानून के तहत ऐसा हो रहा है। अभी तक तो शामिल साहब ये वाज़ेह नहीं हो सका कि उठाया किन्होंने। एक बात ये सरकारी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका। अब अगर कोई बात यानी चाइना कटिंग के हवाले से जब नाम लिया जाएगा इनका, एक साहब हमारे एंकर भाई कह रहे थे, अहमद मीर साहब खान, वो कह रहे थे ये राब्ता थे MQM के और पीपल्स पार्टी के दरमियान। ये देखे ना, अब जितने अब थे या नहीं थे हम नहीं कह सकते, मैं भी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन बहरहाल बात यह है, इसी तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी हैं वहां के, उन्होंने जमानत कराई है। सिद्दीक मेमन साहब ने 50 लाख रुपए की जमानत सिंध हाई कोर्ट से कबल गिरफ्तारी। ठीक, उनके खिलाफ जुर्म क्या है? 1992 में जब वो लैंड एक्विजिशन सेक्रेटरी थे, वो कहा कि आपने 6 एकड़ जमीन अलॉट की थी किसी शख्स को, अब उसकी अलॉट 1992 की, और नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 23 साल बाद इन्हें ख्याल आया कि ये अब उसके बाद वो उनका जो वकील था, मैं उसके आर्गुमेंट्स पढ़ रहा था, गुमरू साहब है कोई, वो कह रहे थे कि ये इसके बाद ये बाकायदा इसको रेगुलराइज किया गया, पहले ये अलॉटमेंट्स खत्म की गई, फिर सिंध हाई कोर्ट के एक साबिक जज हैं, उनकी निगरानी में कमेटी बनी, इन लोगों से पैसे वसूल किए गए और इसको रेगुलराइज किया गया। ये जो देखिए, ये जो अगर नैब को इस तरीके से बेलगाम छोड़ दिया गया ना, मुझे हैरत की बात है कि ये हमारी सियासी जमातें और सियासी रहनुमा, ये जब इनको कबल वक्त कोई काम नहीं करते ये लोग, बल्कि बर वक्त नहीं करते। ठीक, अब इसके जो एक ऑर्डिनेंस बनाया गया नैब का, जिसमें उसको फ्री हैंड है, आप चाहे 1947 से शुरू कर लें और आपने जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे आप मसला उखाड़ के खड़ा हो जाए। अब 1992 की फाइलें आप 23 साल पुरानी है ये। ठीक, तो ये आप मजाक ना बनाए इसका, यानी वो कायदा कानून को होना चाहिए और ये हुकूमतों को चाहिए इसकी टाइमलाइन को मुकर्रर करें। ठीक, इसको देखें कहां कहां किस नौयत के केस, ये नैब के कानून में इस्लाह की जरूरत है, करें उसको। बिल्कुल ठीक, और हाथ पे हाथ भर कर ना बैठे। बिल्कुल, अगर नैब के हुकाम या जिस तरह आप ये खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे रियासत के अंदर रियासत, अब ये इस तरह के इल्जामात लगते, इसमें लगेंगे, और बड़े मोहतात तरीके से हमारे सारे अदारों को, और खासतौर पर वफाकी हुकूमत को, क्योंकि जिम्मेदारी तो उसकी है, ये मोहतात होना चाहिए। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो, लेकिन कायदे के तहत, ज़ाब्ते के तहत बेखौफ हो। ठीक है, अब प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त आ गया, लेकिन इस मौजू को खत्म करने से पहले सवाल मेरा वो था, खुर्शीद शाह साहब जो कह रहे हैं कि जरदारी साहब पर अगर हाथ डाला तो जंग होगी, यानी खदशा है पीपल्स पार्टी को, ये मामला वहां तक जाएगा। अब आपको एक मैसेज नहीं आ रहा था कि इंसाफ का, कि जनाब हाँ जी, ये चिश्ती साहब कह रहे हैं कि ये बेस्ट फ्रेंड भी पकड़े जाएंगे। वो कह रहे हैं कि लोग तो हमारे भाईबंद बगले बजा रहे हैं, सारे मामलात को डिरेल करना चाहते हैं। अगर हम इस तरह हर चीज को बखेर देंगे तो कोई, ये बार बार हम ये तमाशे देख चुके हैं पाकिस्तान में। आपको फोकस्ड रहना चाहिए, ठीक, कार्रवाई उतनी करें जो नतीजा खेज हो। बिल्कुल, वो फराज ने क्या कहा था, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो। हाँ जी, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, हवा किसी की नहीं। और ये फारूक सत्तार साहब भी बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत पढ़ते हैं शेर। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चौधरी निसार साहब की बहुत सी यहाँ मुलाकातें हो रही हैं बरतानिया में, वो किस नौयत की हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शामिल साहब, अहम डेवलपमेंट बलूचिस्तान के हवाले से, बलूच चाहें तो आज़ाद बलूचिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदारी पर तैयार हैं। बरामदा बुगटी साहब ने ये बयान दिया है। बरामदा का ये बयान तो आया है, ये एक अच्छा बयान है, इसको बड़ा तफसील से डिस्कस करने की ज़रूरत है। बरामदा पोते हैं नवाब अकबर बुगटी के, और उनके जानशीन भी, उन्होंने अपना जानशीन इनको मुकर्रर किया था, और ये
इनकी जो बेगम है वो नवासी हैं सरदार शेरबाज मदारी की। सरदार शेरबाज मदारी जो है बहनोई भी हैं नवाब अकबर बुगटी की, ठीक। तो बरामदाग बुगटी जो थे नाराज होकर बैरून मुल्क जा चुके थे, 9 साल हो गए इन्हें गए। रिपब्लिकन पार्टी बनाई, आर्मी बनाई, लेकिन अब वो हथियार रखने की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में शरीक होने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है और हमारे यानी इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। तफसील से इस पर बाद में गुफ्तगू होगी। अभी तो हमारे चौधरी निसार अली खान साहब भी वहाँ हैं, लंदन में हैं, और बरामदाग ने कहा है कि मैं उनसे गुफ्तगू करने पर भी तैयार हूँ। मुलाकात पता नहीं उनकी होती है कि नहीं होती। वो अब सरदार साहब अपने हमारे चौधरी साहब जो हैं और कुछ उनके दूसरे आज़ाद मुस्लिम लीग के रहनुमा भी यहाँ से जा रहे हैं। वो कुछ बरतानिया की हुकूमत से मुआहदा करना चाहते हैं तबादला करने के लिए मुजरमों का या मुल्ज़मों का। तो अब उसमें फिर जो इमरान फारूक केस के लोग हैं वो उनके सपुर्द किए जा सकते हैं। वहाँ से कुछ वो बलूचिस्तान के या जो मतलूब पाकिस्तान के लोग हैं वो ला सकते हैं यहाँ। और गोया एक सूरत हाल उनकी एक्टिविटी की ये भी है। तो अब इसका नतीजा भी एक आध दिन में सामने आ जाएगा। अजहर जावेद लंदन से पूछ लें मजीद। हमारे साथ लाइन पर हैं अजहर जावेद, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम अजहर जावेद। जी वालेकुम सलाम। क्या जगह है जनाब अजहर जावेद साहब? क्या लग रहा है चौधरी निसार अली साहब की मसरूफियात कैसी हैं, जरा मुख्तसर बता दीजिए। जी चौधरी निसार अली साहब जो है वो जब भी आते हैं तो ज़रा खुफिया मिशन पे ही होते हैं, उनको ज़्यादा वो उनकी बातें बाहर नहीं आती। लेकिन जो हमने कल भी खबर ब्रेक की, उनकी होम ऑफिस की जो सेक्रेटरी हैं, जो वजीर हैं यहाँ पे थेरेसा मे, उनसे काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई थी। और आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो बरतानिया के सर नाइजल किम, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और इन मुलाकातों में और इसके अलावा भी इनकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं जो खासतौर पर डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उस हवाले से जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनसे भी काफी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। तो चौधरी निसार साहब कुछ ना कुछ यहाँ करके जाएंगे और लग यही रहा है कि वो यहाँ पर चंद दिन और रुकेंगे। और जो बैक डोर इनकी बातचीत हो रही है मुल्ज़मान के तबादले के हवाले से, और खास तौर पर उनका सबसे ज्यादा फोकस जो है इस वक्त वो डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से है। तो इनकी जो सरगर्मियां हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब के कोई इस्तराब है को अल्ताफ हुसैन साहब को या उनके हल्कों को इस पर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने जो यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी हैं या जो यहाँ के तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने हमें यही बताया कि वो पाकिस्तान से ताउन पर बहुत मुतमईन है। और चौधरी निसार का ये जो दौरा है ये बड़ा अहम है और उसमें आप देखेंगे कि आइंदा चंद रोज में काफी अहम डेवलपमेंट आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अजहर जावेद साहब। सर अब डॉक्टर जावेद कियानी साहब से बात करनी है। और डॉक्टर सरवर साहब, जावेद कियानी साहब जो हैं वो शुगर मिल एसोसिएशन के सदर हैं और कई शुगर मिलें जो है बंद की हैं पंजाब हुकूमत ने कि पैसे लोगों को नहीं दे रही। साहब लाइन पे आ गए और डॉक्टर सरवर साहब पहले लाइन पे आ गए। तो जावेद कियानी साहब वो मिलें बंद की हैं कि ये पैसे नहीं दे रहे ग्रोअर्स को, क्यों नहीं दे रहे, ये उनसे पूछना है। अब अगर वक्त मिलता है, नहीं तो आज नहीं वक्त है उन दोनों के लिए। पहले डॉक्टर सरवर साहब आ गए। डॉक्टर सरवर साहब जो हैं वो माशाल्लाह हमारे बहुत बड़े दिल के अमराज के माहिर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं उसके नेशनल अस्पताल के। और अब इन्होंने जो हमारे बच्चों के अमराज के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर ताहिर मसूद साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, किसी यानी बच्ची के वालिद ने एक मुकदमा दर्ज कराया कंज्यूमर कोर्ट में और कंज्यूमर कोर्ट ने करोड़ों रुपए का हर्जाना उन पर डाल दिया और इस पर पूरे डॉक्टर कम्युनिटी बड़ी मुस्तरब है। कंज्यूमर कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज करके ये सारा काम किया है और आज एहतजाजी इजलास भी हुआ है। अब डॉक्टरों के ऊपर, सीनियर डॉक्टरों पर जो इस तरह की कार्रवाइयां हैं वो भी कानून से कुछ मावरा मालूम होती हैं। तो सरवर साहब से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरवर साहब। डॉक्टर साहब फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? अब आप देखें जी, कुछ इसमें मसाइल हैं कि ये हमारे प्रोफेसर साहब चिल्ड्रन हॉस्पिटल के प्रोफेसर हैं, ठीक है। एक सीनियर अफसर की बेटी पैदा हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां पे उसका इलाज हुआ, फिर उसके बाद वहां पे उसका ऑपरेशन भी हुआ, ठीक। तो वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और भी डॉक्टरों ने देखा है। इन डॉक्टर साहब ने उनको सिर्फ 2 दफा देखा है, ठीक। और ये जॉन्डिस का जो केस है बाज़ औक़ात इसकी यानी लिवर प्रॉब्लम था उसको, हाँ लिवर प्रॉब्लम था, बिलियरी ट्रीजिया था और बाज़ औक़ात उसका डायग्नोज जल्दी करना मुश्किल हो जाता है हमारे हालात में, ठीक है। फिर भी 60 दिन के अंदर अंदर बच्ची जो है वो लंदन चली गई। गवर्नमेंट ने बड़ी फुर्ती से
उनके लिए कोई 1.5 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन कर दिया। ठीक। तो वो जाके ठीक होके इलाज होके वापस आ गई। ठीक। अब एक डॉक्टर को जो 20-25 डॉक्टरों ने देखा था, तो एक डॉक्टर को लेकर तो उन्होंने अब उसके बाद बच्ची का इंतकाल हो गया। नहीं, बच्ची का मुझे ये इसका नहीं पता कि इंतकाल हो अच्छा, गया। बच्ची का तो लिवर ट्रांसप्लांट लंदन में हुआ और वो ठीक होके आ गई। अच्छा, तो अब फिर इन पे हर्जाना किस बात का है? इन पे हर्जाना ये है कि चूंकि गरीब आदमी है और गरीब के ऊपर जितना मर्जी आप मलबा डाल दें, 22 करोड़ रुपए का 22 करोड़ 22 करोड़ रुपए का 22 करोड़ रुपए का हर्जाना अवार्ड किया है कंज्यूमर कोर्ट ने। कंज्यूमर कोर्ट की ये इख्तियार है? बिल्कुल इख्तियार नहीं है, लेकिन इस मुल्क में उसको कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर भी कुछ लोग बैठे हैं जिनको मगर डॉक्टर साहब हाई कोर्ट में जाना चाहिए, उसकी अपील वो तो हाई कोर्ट चले गए हैं, लेकिन उनकी बदनामी तो हो गई ना जी। नहीं, ये हेल्थ केयर जो कमीशन है, ये तो काम उसके सुपुर्द होना चाहिए, तो उसका क्या फायदा है? अगर कंज्यूमर कोर्ट, मुझे तो हैरत हुई है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या मुकदमा कंज्यूमर कोर्ट में आ रहा है। माशाल्लाह। इस वक्त हो ये रहा है जी कि इंडिया ने ऐलान किया पिछले हफ्ते कि हमने 500 पाकिस्तानियों का लिवर ट्रांसप्लांट किया है, यानी 500 को आप 50 लाख से ज़रब दे लें, इतने पैसे आपने इंडिया को दे दिए जिसके खिलाफ आप रोज बात करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि डॉक्टरों के ऊपर ये मुकदमात और इस तरह की चीजें जो है, इस तरह के फैसले जो हैं, वो तो यहाँ से डॉक्टरों को भगाने का एक तरीका मालूम होता है। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब। ये कंज्यूमर कोर्ट जो भी है तो कोर्ट ना है, तो अब हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जाना चाहिए और कार्रवाई वहां होनी चाहिए, क्योंकि अब ये थी अदालतों को भी, हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना भी तो हाई कोर्ट की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। अब जावेद कियानी साहब भी टेलीफोन लाइन पर आन पहुंचे हैं और उनके भी कुछ शिकवे शिकायतें हैं, कुछ ऐसे ही। जावेद कियानी साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कि आप क्यों नहीं पैसे दे रहे ग्रोअर्स को? जी शामिल साहब, आपको याद होगा आज से कोई 4-5 महीने पहले आप ही के प्रोग्राम में आया था और आके मैंने आपको ये बताया था कि एक नया क्राइसिस जो है वो बुरू कर रहा है गन्ने की वाजिबात की अदायगी के हवाले से। ठीक। अच्छा जी, इसमें अर्ज ये है सर कि हमारा जो गन्ने का रेट था इस दफा वो 180 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि सिंध में आपको याद होगा कि 172 रुपीज उन्होंने रेट फिक्स किया था, जिसमें से 12 रुपए हुकूमत सिंध ने अदा किए हैं किसानों के लिए और 160 रुपए जो हैं उनका रेट था जो मिलों वालों ने अदा करना था। तो अगर 160 रुपए सिंध का रेट हो और हमारा रेट जो पंजाब में मिलों के लिए 158 रुपए होना चाहिए था, ठीक, तो ये डिफरेंस 22 रुपए का बनता है जी। इसके हवाले से हमारी वजीर आजम साहब से भी मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें वजीर खजाना इसाक डार साहब थे और वजीर आला पंजाब थे। ठीक। और उसमें ये फैसला हुआ था कि हमें जो पंजाब की मिलें हैं इनको जो 22 रुपए का डिफरेंशियल है इसकी अदायगी करने के लिए किसानों के जाहिर वाजिबात जो हैं वो हमने आपको कर्ज दे दिया जाएगा, हमें कर्ज दे दिया जाएगा। ये हमें उन्होंने अंदिया दिया था कि हमें जो है ये लोन की शक्ल में मिलेगी। तो वो कर्ज नहीं मिला आपको? वो लोन तो मिला नहीं जी। तो अब यहाँ पे जो है वो अदम अदायगी की वजह से मिलें जो है वो सील होना शुरू हो गई हैं हमारी। हालांकि आपको तो फिर पंजाब हुकूमत जो है उसके और वजीर आजम हाउस में जाके वहां कहीं सूरत करनी चाहिए एहतजाज की। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। वजीर आजम को भी वजीर आला को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, अपनी वजीर खजाना भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, तो फिर ये मिल ओनर्स भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। ठीक, ये लास्ट मिनट है प्रोग्राम का, लेकिन ये नेदर हॉक नॉर अ डव आपके हाथों में देख रहा हूं। ये खुर्शीद कसूरी साहब की किताब है माशाल्लाह, 900 सफ़े की। 900 सफ़े की? हाँ जी। अच्छा। जो उन्होंने लिखी है, जो प्रोग्राम हमारे उन्होंने बताया था कि लिख रहा हूँ। हाँ, वो लिखी है, जबरदस्त किताब है। इस पर भी गुफ्तगू करनी थी लेकिन अब तो नहीं होगी। अब वक्त प्रोग्राम का यहाँ पर खत्म हो गया। मंडे को इस किताब के हवाले से भी और कुछ भारतीय इल्जामात के हवाले से भी अहम बात हम करेंगे प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।